नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 हमारे अतीत भाग तथ्य का पहला अध्याय कैसे, कब और कहाँ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो तारीखें महत्वपूर्ण होती है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, अगर आपकी तारीख आपको पता रहेगी तो आप उसको विश कर सकते हो, या कौन सा राजा कब राजा बना, या कब किसके साथ कौन सा युद्ध किया, ये सारी चीज़ें तारीखों की वजह से ही होती है। जैसे कौन से राज्य ने किस राज्य पर आक्रमण किया, कब किया, तो ये तारीखों की वजह से ही हमें पता चलता है। वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों व गर्मा गर्म बहस चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहासकार को तारीखों का पर्याय माना जाता है। मतलब इतिहासकारों ने तारीखें लिखी थी तो उसका पर्याय लोग इतिहासकारों को ही मानते हैं। आपने भी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ, क्योंकि इतिहास तारीखों का ही एक संग्रह है, समझ लो आप। क्योंकि कौन सी घटना कब घटी तो वो तारीखों के जरिए ही बयां की गई है। इतिहास बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत से चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते, उन चीज़ों का स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ही ऐसा रहा हो। लेकिन हम सब के सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी का चलन कब शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की के बाहर झांकते हुए आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी से पहले लोग दूर की यात्राएं किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जान सकते हैं कि जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। ये देखो बच्चों, एक चित्र आपको ऊपर दिखाया गया है। ये इसमें ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शस्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए नक्शे का आवरण है। ये उनको काम सौंपा गया था जो 1982 में उन्होंने ये दिए थे नक्शे तैयार करके। तो ये तारीखों की वजह से ही हमें पता चला कि ब्रिटेनिया को शस्त्र भेंट किए जा रहे हैं वो 1782 में। अगर तारीखों का संग्रह नहीं होता तो आज हमें पता नहीं चलता कि कब ये दिए गए थे। ठीक है, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमानों पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होगा जो कि एक लंबे समय तक चलती रही हो। भारत के लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया था। तो ठीक है ना, तो ये क्योंकि भारत में किसी एक व्यक्ति ने पी होगी। कोई एक निश्चित तारीख का अपन नहीं दे सकते हैं कि इस दिन से भारत में चाय पीने का चलन शुरू हो गया, क्योंकि धीरे धीरे ये बढ़ी। तो एक एवरेज अपन निकाल सकते हैं कि इस सन में हुई थी या इस सत्र में हुई थी। बाकी ये अपन एक तारीख फिक्स नहीं दे सकते हैं। जैसे कई बार होता है, कई चीज़ होती है जो लंबे समय के बाद में अपन को दिखाई देती है, तो एकदम से उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता है, तो उस चीज़ को हम तारीख में नहीं बांध सकते हैं। इस तरह की प्रक्रिया के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं होती। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं। एक
लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं। जब वे खास बदलाव दिखाई देना शुरू होंगे, फिर तो लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं। इस जुड़ाव की एक महत्वपूर्ण वजह यह है कि एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं का ब्यौरा को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल में राजा का ताज पहनाया गया, मतलब ताजपोशी, मतलब उसे राजा बनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ और किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है कि और इतिहासकार बहुत मुद्दे और दूसरे सवाल के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इन बातों पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वे क्या पैदा करते हैं और क्या खाते हैं, कैसे बनते हैं और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। अब कौन सी तारीख है? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी सुनते हैं, अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासन महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ख़त्म होता है। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग, वेल्लेस्ली, बेटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इब्रन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस तरह इतिहास में गवर्नर जनरलों और वाइसरायों का कभी न ख़त्म होने वाला सिलसिला भी छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी किताबों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। ये ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई चीज़ नहीं थी। ऐसे जानना महत्वपूर्ण हो, इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे जुड़े या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य, मतलब तालमेल बना रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास को एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण रहेगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? 1857 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी।
इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम इस दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिसके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। ये हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के सामने में यूरोप के पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की घोषणा को स्वीकार किया जा सकता है कि भाई जो अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले भारतीय थे वो सभ्य नहीं थे, या और कुछ? तो आप देखो इस चीज़ को। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किस युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों को कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक ही धर्म नहीं होता था। अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर इतिहासकार भारतीयों को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इसका विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकत के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं, जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे? अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही ये आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि जिस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया, आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। राजस्व मतलब टैक्स, अलग अलग तरह के। अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, मतलब ज़बरदस्ती से, जैसे नील की खेती वगैरह, ठीक है, कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? आपने यह भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की
मूल्य, मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाजों और तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव है तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहा जाता है। इसको इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो आप लोग। जब ठीक है, लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर सकते थे। इसलिए इन किताबों को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित माना गया है। हम किस तरह जानते हैं, ये मुख्य चीज़ है कि हम अपने इतिहास के बारे में किस प्रकार से हमें जानकारी प्राप्त होती है या किस प्रकार हम जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय इतिहास में पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी प्रशासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। समझदारी से चलने, ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष की भी बनवाए। मतलब अभिलेख कक्ष मतलब जहाँ पर आप रिकॉर्ड रखते हो, जो लिखा हुआ है उसको रखा जाता है, उसे अभिलेख कक्ष कहा जाता है। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सब के अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागार में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकल बनाई जाती थी। उन्हें खुशनवीसी में माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, पार्ट 2 में। धन्यवाद।